बनावट का नकाब उतरता है, आज नहीं तो कल उतरता है। सच्चाई सामने आती है। किन किन जगहों से ये नकाब उतरना शुरू हो गया, किन जगहों पर असलियत सामने आनी शुरू हो गई। आज जियोपॉलिटिक्स में ये बेनकाब होते घटनाक्रम और बेनकाब होते चेहरे जिनका जिक्र आज हम करने वाले हैं आपके सामने रखूंगा। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, इनके साथ होगी चर्चा। लेकिन पहले कुछ खबरें आपको दिखा देता हूं ताकि पर्सपेक्टिव मिल जाए। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, महंगाई के विरोध में गोलियां बरसाई गई, लोगों को उनके विरोध को कुचलने की कोशिश की गई। ईरान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। आज 10वां दिन है। ये प्रदर्शन जब शुरू हुए तो ऐसा लग रहा था कि अब शायद ये थमे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये प्रदर्शन और बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? खामनेई के खिलाफ गुस्सा इतना ज्यादा क्यों? महंगाई बढ़ती जा रही है और रेग्रेसिव तरीके की सोसाइटी अब लोगों को मंजूर नहीं है। 1979 में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शनों के एक सिलसिले के बाद रजा पहलवी के शासन का अंत हुआ था और ईरान तेजी से रेग्रेसिव सोसाइटी बनता चला गया, अब एक बार फिर से वहां बदलाव की बयार बह रही है और वो बहुत तेजी के साथ बह रही है। अगली खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारी आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। तेहरान में मुख्य सड़क को जाम किया गया। तेहरान में आने जाने वाले सभी रास्ते बंद किए गए। तेहरान में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई। आखिरी प्रदर्शनकारी तक एक्शन की चेतावनी दी गई। यहां प्रदर्शनकारियों पर अगर एक्शन किया जाएगा, अगर नागरिकों को निशाना बनाया जाएगा, अगर उनके विरोध प्रदर्शनों को दबाया जाएगा तो अमेरिका भी दखल देगा। ये बात ट्रंप कह चुके हैं और यहां जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है। 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं और प्रदर्शनकारियों से बहुत सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। तो क्या अमेरिका का इंटरवेंशन अब किसी भी समय हो सकता है? क्या अमेरिका अपनी स्पेशल फोर्सेस को यहां उतारेगा? क्या अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद यहां तख्ता पलट होगा और नई सरकार बनेगी? क्या जो हमने वेनेजुएला में होते देखा वो यहां भी हो रहा है क्या? और क्या ये तमाम घटनाक्रम एक बड़े चेहरे से नकाब उठा रहे हैं क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस है यहां का ये विरोध प्रदर्शन, तो क्या ये पूरी तरह स्पॉन्टेनियस है? क्या ये स्वतः स्फूर्त है? क्या लोग खुद नागरिक परेशान हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है? तो अचानक क्यों? 79 के बाद इतने दिनों तक टॉलरेट करने के बाद क्यों? ये कुछ एक सवाल है जिनका जवाब अपने मेहमानों से हम लेंगे। लेकिन फिलहाल अगली खबर देखिए, ईरान में हर तरफ इस्लामी शासन का विरोध हो रहा है। इस्लामी शासन को खारिज करने के चौतरफा नारे लग रहे हैं। सत्ता और व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं प्रदर्शनकारी। दुनिया इस आंदोलन को रियल टाइम में देख रही है। इस्लामी शासन के खिलाफ ये नारेबाजी हमने आपको सुनाई। कितनी ज्यादा भीड़ सड़कों पर है वो हमने आपको दिखाया। अब जरा यहां पर ये भी देख लीजिए कि ईरान के अब्दानान शहर में क्या हो रहा है। ईरान के अब्दानान शहर में जुटी अब तक की सबसे बड़ी भीड़। अब्दानान की सड़कों पर उतरे हजारों प्रोटेस्टर्स। सुरक्षा बलों से प्रदर्शनकारियों का आमना सामना। प्रदर्शनकारियों की संख्या का अंदाजा लगाइए जरा। बीच में चमकती फ्लैश लाइट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो डार्क हिस्सा है जो जाकर आगे उजाले में कुछ रोशन होती हुई जो सड़क दिखाई दे रही है, वहां से भी अंदाजा आपको लग रहा होगा कितनी बड़ी तादाद में अब्दानान में लोग सड़कों पर उतरे हैं। ईरान के 25 प्रांतों में फैल चुका है सत्ता विरोधी प्रदर्शन। अब ईरान के 25 स्टेट्स को अपनी जद में ले चुका है। एक के बाद दूसरे शहर में ये विरोध या अपराइजिंग बढ़ती जा रही है। और आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो असल में ये बताएगा आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आज बहुत सारे चेहरों से बहुत सारे घटनाक्रम नकाब हटा रहे हैं। इसी से जुड़ी अगली खबर देखिए, ईरान में जारी प्रदर्शन से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आई पुलिस। पहली बार ईरान में प्रदर्शन से ऐसी तस्वीरें, मतलब वहां की पुलिस भी अब ये चाह रही है कि चीजें बदलनी चाहिए। पुलिस भी प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल दिखाई दे रही है। पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल होना खामेनेई के लिए जाहिर है अच्छा इशारा नहीं है।
तो क्या अब किसी भी वक्त ये खबर आएगी कि खमनेई अपने लोगों के साथ किसी देश या मोस्ट लाइकली रशिया चले जा चुके हैं, और क्या बहुत जल्द हम वहां वैसी सरकार जो 79 के पहले थी एक बार फिर स्थापित होते हुए देखेंगे? ये कुछ एक बातें हैं जिनके साथ साथ ये भी कि ये सब जो हो रहा है ईरान में इस वक्त, इसकी टाइमिंग क्या कहती है? क्या ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? क्या नागरिकों के अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी चीजें इसलिए वो इस तरीके से सड़कों पर आ गए हैं, या असल में उनके इस असंतोष को भड़काया गया है, उसको हवा दी गई है, और इसको हवा देने का काम जिसने किया है उसकी चर्चा भी आगे होगी। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। शैलेंद्र सिंह, रक्षा विश्लेषक, हमारे साथ आज की चर्चा में मौजूद हैं। महेश सचदेव, राजदूत रहे हैं भारत के कई देशों में, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। ब्रजेश मिश्रा, विदेश मामलों के जानकार, फ्रांस से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। पूर्णिमा नाथ एक बार फिर हमारे साथ हैं यूनाइटेड स्टेट से, हमको वहां के हालात के विषय में बताती हैं। और हैदर हयात खान पत्रकार हैं और पाकिस्तान से हमारे साथ अक्सर जुड़ते हैं, और आज एक बार फिर हमारे साथ पाकिस्तान से वो जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लीजिए मैं क्यों कह रहा हूं, नकाब के उतरने जैसे कई घटनाक्रम इस समय दिखाई दे रहे हैं। दिखाया कुछ और गया, बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन जो हकीकत है घटनाक्रम धीरे धीरे वक्त वो नकाब हटा दे रहा है। अब जरा देखिए यहां पर, अगर आप देखें, ट्रंप ने ये कह दिया है और बड़ा एक्सप्लिसिट कह दिया है, तो वो ड्रग और ड्रग कार्टेल वाली बातें, नार्को टेररिज्म वाली जो बातें कही जा रही थी, वो कितनी बड़ी छद्म बातें थी, वो इससे स्पष्ट हो गया कि मादुरो को पकड़ने के फौरन बाद ही ट्रंप ने तेल को लेकर अपनी ख्वाहिशें जाहिर कर दी थी, और रहा सहा जो भी था वो भी यहां क्लियर हो गया जब उन्होंने कह दिया वेनेजुएला हमारे अलावा आप किसी को तेल नहीं देगा। इसका मतलब यह कि सारा बहाना था, केवल वेनेजुएला का तेल कब जाना था। यहां देखिए फारा रिपोर्ट में पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले गए तमाम झूठ, लेकिन वक्त वक्त आने वाली रिपोर्टें ये बताती रही कि किस तरह से पाकिस्तान का ये बड़ा झूठ है, लेकिन वहां झूठ का चलन ऐसा है कि जो जितना बड़ा झूठ बोलता है उसको उतना बड़ा पद दे दिया जाता है। आज फारा ने एक बार फिर से नकाब खींचा है और यह बताया है कि किस तरीके से गुहार लगा रहा था पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट से कि कुछ करो खुदारा, कुछ करो, हमको बहुत मार पड़ रही है। और यहां ग्रीनलैंड कराएगा नेटो को खत्म। नेटो को वैसे भी बहुत सारी चीजें चुनौतियां देती रही हैं। टर्की खुद कई बार यह बताता रहा है कि वो नेटो के अंदर रहकर नेटो को कैसे चैलेंज दे सकता है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने जब अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि ये तो हमारा हिस्सा है, आप जानते हैं इस बार जब से वो कुर्सी में आए हैं ग्रीनलैंड 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 कई बार कह चुके हैं। वेनेजुएला के बाद ये और जोर से कहा जाने लगा है। तो ये नेटो को लेकर जो भरम पूरी दुनिया में फैलाया गया था उससे भी नकाब खींच दिए जाने का काम ग्रीनलैंड वाली ये बात कर रही है। डेनमार्क ने क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। और जरा यहां देखिए, ईरान में प्रदर्शनों के पीछे ट्रंप है क्या? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर कई सड़कों का नाम ट्रंप के नाम पर रखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी ट्रंप का नाम चिल्ला रहे हैं, और इसीलिए जब ये खबरें मैं आपको दिखा रहा था जो ईरान से आई हैं, प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहा था, तो मैं लगातार ये कह रहा था कि क्या यह स्वतः स्फूर्त है, अपने आप हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, या ये सब था किसी लेवल पर। लेकिन वो जो कहते हैं लास्ट स्ट्रॉ, वो ट्रिगर पॉइंट क्या ट्रंप के लाए आया है, और इसीलिए ट्रंप का जिक्र हो रहा है, ट्रंप के नाम पर सड़कों का नाम रखा जा रहा है। और यहां ट्रंप की ये बात कि हम किसी के अपने मामलों में, अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, वो तो कई चीजें उसको उजागर कर रही हैं, लेकिन क्या इस मामले ने भी उजागर कर दिया कि अमेरिका कितना बड़ा स्वार्थी और अपनी ताकत का दुरुपयोग करने वाला देश है। क्या ये तमाम बातें कई चीजों से नकाब हटा रही हैं? जरा देखिए, अमेरिका और इजराइल को ईरान की जंगी धमकी, पहले यह खबर देख लीजिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की खुली चेतावनी दी गई। ईरान के नए बने डिफेंस काउंसिल ने कहा हमले का इंतजार नहीं करेंगे, खतरे का संकेत मिलते ही जवाब दिया जाएगा। बयान और धमकी भी अब दुश्मनी माने जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि जब आप सीधे हथियार चलाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। आपने मुंह से कोई बात कही और हमको अगर थ्रेट हमने परसीव किया तो हम उसका जवाब देना शुरू कर देंगे, ये बात कही जा रही है। और इसके बहुत गंभीर निहितार्थ हैं, ये बहुत संजीदा बात है जो कही जा रही है। एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने जंगी धमकी दी है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात कही है, कहा है कि तुम करो, उससे पहले भी हम कर देंगे अगर हमको लगता है तुम्हारे बयानों में हमारे ऊपर हमले का संकेत है। ईरान के डिफेंस काउंसिल जो कि अभी नया बनाया गया है, उसने कहा हम हमले का इंतजार नहीं करेंगे, खतरे के संकेत मिलते ही जवाब देंगे। बयान और धमकी भी अब दुश्मनी माने जाएंगे और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये सब जो चल रहा है, इसने
अमेरिका को और ट्रंप के मौजूदा निजाम को और कितना बेनकाब करने का काम किया है, और आने वाले दिन ईरान के लिए क्या इशारा समेटे हुए हैं। महेश सचदेवा, आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? धन्यवाद। मैं पिछले 45 सालों से ईरान को देख रहा हूं और मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि इन 45 सालों में आम तौर पर और पिछले 10 सालों में ख़ास तौर पर ईरान की सत्ता में जो इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी है उसने ऐसी फेहरिस्त बना रखी है, ऐसी प्लेबुक बना रखी है कि कैसे इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस को, प्रोटेस्ट को वो निरस्त करते हैं। पहले दमन किया जाता है, फिर अगर उसके बाद भी प्रोटेस्ट होते हैं तो दूसरी स्टेज पर बैड कॉप गुड कॉप किया जाता है। कुछ लोग दमन के तरफ धमकियां देते हैं, बल्कि कुछ और लोग जो हैं उनके साथ समझौते की बातें करते हैं, और इस तरह से कंफ्यूज करके फिर से ये प्रदर्शनकारियों को भटकाया जाता है, और बाद में 6-7 महीने बाद फिर इनके जो चुने हुए नेता हैं उनको पकड़ करके लंबी सजाएं या मृत्युदंड तक दिए जाते हैं। और ऐसा कई बार हो चुका है। महिसा अमीनी का केस ले लीजिए जो 3 साल पहले हुआ था, उससे पहले पेट्रोल के दाम को ले लीजिए, उससे पहले चुनावों में धांधलेबाजी को लेकर के ले लीजिए। सही सब बार ऐसे ही किया गया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, लेकिन उसके ऐन पहले कभी वेनेजुएला नहीं हुआ था, और इसलिए ये लग रहा है कि इस बार ये इसका होना क्या डिफरेंट है। ये जो आपने कहा कि इसकी एक समझ लीजिए कि वहां प्लेबुक बनी हुई है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और इसका एक पैटर्न दिखाई देता है। क्या वही पैटर्न रिप्ले हो रहा है या इस बार के हालात जुदा हैं? कर्नल सर। जय हिंद, नमस्कार। महेश सर, मैं थोड़ा सा आपको एक और वो दूंगा। जैसे आपने बताया, पहले भी अगर आपको याद हो, आई थिंक 2022 में वो बुर्का वाला सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था और उसको इन्होंने कुचल लिया। लेकिन वो कुचला क्यों गया? क्योंकि पूरी की पूरी पब्लिक साथ नहीं थी, मुल्ला साथ नहीं थे, मौलाना साथ नहीं थे, बच्चे साथ नहीं थे। इस बार के प्रोटेस्ट में फ़र्क क्या है? और बाय द वे, उस समय डीप स्टेट भी उतना काम नहीं कर रहा था जो इस समय डिक्लेयर्ड तौर पर काम कर रहा है। आज देखिए फ़र्क क्या है। शॉपकीपर्स इसके अंदर आ गए हैं, आवाम आ गई है, औरतें आ गए हैं, और सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जो आजकल दुनिया में मोस्ट डेंजरस माना जाता है वो है जेन जी। जेन जी का आना अपने आप में इस चीज़ को अनकंट्रोल बना देता है। और अबव ऑल जो डिक्लेयर्ड यूएस पॉलिसी की कि यस दे डोंट वांट खमेनी, बड़ी सीधी सीधी बात है। खमेनी को तो वो पहले भी निकाल सकते थे, इजराइल ने बोला भी था भाई अगर खमेनी के महल से। तो अब ये क्लियर बताइए सर, ये अमेरिका करवा रहा है या ईरान में खुद ब खुद हो रहा है? नहीं, मैं तो आप 100% विदाउट अमेरिका सपोर्ट इतना बड़ा वो आ ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात। ये खुद ब खुद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वहां पर प्रोटेस्ट का एक पैटर्न जो देखा जाता है और फिर उसका जो दमन देखा जाता है उसी का एक अलग रूपांतर यहां पर फिर से सामने आ गया हो। कई लोग ये भी एक्सपर्ट समझ रहे हैं कि वही है, ऐसा होता रहा, एक बार फिर वही दिखाई दे रहा है। लेकिन कई लोग ये मान रहे हैं कि ऐसा इस बार नहीं है। पूर्णिमा नाथ जी, ईरान के संदर्भ में वहां चर्चा कि ईरान में जो हो रहा है वो ट्रंप के कराए हो रहा है, ये कितना समझा जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें जो ईरान की छवियां दिखाया जाते हैं ना पिछले 40 साल से, वो 1979 के बाद दिखाया जाता है। उनको लगता है कि लोगों को हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए, और हुआ भी नहीं। दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्कड। लेकिन ये जंग अभी 1979 में शुरू नहीं हुआ, और ना ही ये जंग 1953 में शुरू हुआ है। 1908 में ईरान वाज द फर्स्ट लैंड जहाँ पे ऑयल डिस्कवरी हुआ था इन द मिडल ईस्ट। ईरान की ऑयल ईरान की है, लेकिन वो ब्रिटिश और अमेरिकन, उनकी जो वेस्टर्न एलाइज है, वो हमेशा कब्जा रखा करते थे। 1953 में एक चेंजेस आया था। मोहम्मद मोसादेक वाज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली और उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ ऑयल किया था। तो 1953 में उसको हटाया गया है कू से। 1979 में इट वाज शाह रजा पल्लवी को जो बिठाया, वो तो डिक्टेटर था, एंड एवरीबडी एग्रीड ही वाज अ डिक्टेटर। वो तो लिटरली ऑपोजिशन को साइलेंस किया था, टॉर्चर किया था। वो कहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन लीडर हुआ करता था।
1979 का जो रेवोल्यूशन हुआ वहां पे, इस्लामिक रेवोल्यूशन, सिर्फ हमें वो दिखाया जाता है हमें भड़काने के लिए। मैम हम भी कुछ एक और लेटेस्ट आया है, ये ईरान से ही आई हुई तस्वीरें हैं और खबरें हैं, जरा आपके सामने रख दूं, आपकी बात आगे सुनने के लिए पहुंचता हूं आपके पास। ईरान बॉर्डर पर पहुंची यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्सेस, ये लीजिए, देख लीजिए आप, सबूत देखिए। ईरान के बॉर्डर के करीब यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्स ही ऑपरेशन वेनेजुएला को भी अंजाम देने वाली रही है, ये बात भी आप जानते हैं। डेल्टा फोर्सेस को खास तरीके की ट्रेनिंग्स इस तरह के खास ऑपरेशंस के लिए दी जाती है। कई देशों के राजनयिकों ने ईरान छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा है। रूसी राजनयिकों को लेकर तेहरान से उड़ा विमान। यह खबर में देखिए, ईरान से अभी आई खबर, बहुत महत्वपूर्ण खबर। ईरान अमेरिका टेंशन के बीच बहुत बड़ी खबर। इजराइल में स्थित रूसी दूतावास से अपने लोगों को निकाल रहा है रूस। इजराइल स्थित रूसी दूतावास के कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों को वापस ला रही है रूसी फौज। रूसी दूतावास के लोगों को रूस की सेना तत्काल प्रभाव से निकाल रही है। 24 घंटे के भीतर तीसरा विमान इजराइल भेजा गया था। किसी बड़ी घटना के होने की आशंका जताई जा रही है और ये इशारे स्पष्ट बता रहे हैं कि ईरान में इस बार जो हो रहा है वो पहले की घटनाओं की एन पुनरावृत्ति जैसा नहीं है। महेश सचदेव सर, आपको भी लग रहा है इस बार का जब अब कुछ अनयूजुअल है? हर बार ऐसे वाकया होते हैं तो ऐसे ही कहा जाता है कि वो अनयूजुअल है, लेकिन जो मैं तुलना करना चाहूँगा वेनेजुएला में जो हुआ है और जो ईरान में होने को है, अगर ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। वेनेजुएला में सत्ता केंद्रीकृत थी। बोलिवियार रेवोल्यूशन के चाविस्ता पार्टी के साथ सारे अस्त्र शस्त्र और राजनीतिक सत्ता थी। ईरान में सत्ता का काफ़ी विकेंद्रीकरण हुआ है, जो कि स्पिरिचुअल लीडर अलग हैं, सत्ता में राष्ट्रपति अलग हैं, लोकसभा के अध्यक्ष अलग हैं, गार्जियन काउंसिल अलग है, सेना अलग है, पासदारान या रेवोल्यूशनरी गार्ड अलग है। वहाँ पर समाज भी एकीकृत नहीं है। शिया लोगों का बोलबाला है, लेकिन सुन्नी भी हैं और कुर्द भी हैं और भी आर्मीनियन वगैरह भी हैं। तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है सर, ये जो है सबको एक साथ लाना यहां मुमकिन नहीं है। यूनिफाइड कमांड नहीं है यहां पर। वैसे तो खामेनेई सर्वोच्च पद पर आसीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर हर एक वर्टिकल एक तरीके से स्वायत्त भी है और एक तरीके से एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में भी है, जबकि वेनेजुएला के मामले में ऐसा नहीं था। हमारे सचदेव सर का कहना है। लेकिन क्या ऐसा इस बार दिखाई दे रहा है? डेल्टा फोर्सेस का यहां पर पहुंच जाना, तमाम दूतावासों में ये अलर्ट कर दिया जाना कि यहां से दूतावास के लोग निकलें, क्या वैसा ही है जैसा इसके पहले होता रहा है? क्या ये अनयूजुअल भी वैसा ही अनयूजुअल है जो अनयूजुअल इसके पहले की अनयूजुअल घटनाओं में लगता रहा ईरान में? ईरान में बड़ी सैन्य मूवमेंट, अगली खबर देखिए, बड़ी सैन्य मूवमेंट शुरू। पश्चिमी ईरान में IRGC के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स की उड़ान। कई लड़ाकू विमान बेहद नीचे उड़ते देखे गए। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए। आसमान में लगातार सैन्य हलचल जारी है। बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। एक और पर्सपेक्टिव कर्नल शैलेंद्र, उसके फौरन बाद आपके पास ब्रजेश जी, आपके पास आ रहा हूं। यूरोप कैसे देख रहा है इसके बाद, ये भी हमको जानना है। और जरा देखिए, ये जब मैं कह रहा हूं इस बार की स्थितियां, ईरान में प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका है क्या, और क्या इसमें अब कहीं कोई संशय रह गया है अब ये, या फिर ये खुली किताब है? अब नकाब की बात ही नहीं है, चेहरा पूरा नुमाया हो रहा है। क्या हो रहा है आप देखिए जरा। ईरान सरकार का आरोप, प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी समर्थन। ईरान सरकार यह कह रही है जो कुछ भी चल रहा है यह स्वतः स्फूर्त नहीं है, हमारे नागरिक नहीं है, हमारे नागरिकों में कुछ लोगों को चयनित करके भड़काया गया है। अब जरा देखिए, आर्थिक दबाव से ईरान की जनता में असंतोष और गुस्सा बढ़ा। ईरान पर ट्रंप प्रशासन ने कड़े प्रतिबंधों से आर्थिक संकट बढ़ाया। आर्थिक दबाव से ईरान की जनता में असंतोष और गुस्सा बढ़ा। ट्रंप खुले तौर पर ईरानी सरकार के विरोधों का समर्थन करते रहे हैं। अमेरिकी बयान से प्रदर्शनकारियों का हौसला और बढ़ा कि हमको तो बैकिंग मिल रही है, कोई बात नहीं, अगर हमारे साथ ट्रंप है तो हम देख लेंगे फिर। ईरान इसे तख्ता पलट की साजिश मान रहा है कर्नल शैलेंद्र। तो ये हर एक इसका हर्फ अमेरिका ने ही लिख दिया, या असल में लिखा तो अमेरिका ने, लेकिन उसके लिए कागज मुहैया कराने का काम खुद ईरान ने किया है? देखिए, मैं बड़े जिम्मेदारी से कह पाऊंगा, आप किसी भी अपराइजिंग, तख्ता पलट, कुछ भी ले लीजिए, अगर आपको डीप स्टेट उसमें ना मिले तो आप जो सजा बोले मैं लेने को तैयार। अमेरिकन डीप स्टेट,
इट हैज टू वर्क। अच्छा, दूसरी बात, ईरान के केस में तो वो वर्बली बहुत ज्यादा ओपन है इस बात के लिए। और अब जब आप डेल्टा फोर्स बता रहे हैं ना, डेल्टा फोर्स जब आती है तो बताकर नहीं आती है। ये जो यूएस का जो स्टंट है वो यही है कि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, वहां की पब्लिक को पता चल रहा है कि भाई देखिए एक बॉर्डर के पास कुछ हो रहा है हरकत। और ये इवन ईरान के लिए इंडिकेशन है कि देखते हैं भाई आप क्या करोगे, क्योंकि आप बोलते हो कोई बयानबाजी करोगे तो भी हम इस पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। क्या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करोगे? उन्होंने तो बोल दिया है कि अगर आपने अपनी जनता के ऊपर फोर्स इस्तेमाल करी तो हम इंटरवीन करेंगे। अब आप करिए अटैक। कौन सा अटैक करेंगे आप? देखिए, अटैक करना जरूर पॉसिबल है, सस्टेन कितना कर पाओगे? क्या आपके पास वो काबिलियत है कि यूएस इजराइल दोनों के ऊपर आप स्ट्राइक करते चले जाओ, जीत जाओ? क्या जीतोगे? आपके अपने यहां। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जैसा आपने बताया कहीं पर भी अपराइजिंग के पीछे डीप स्टेट हैज टू बी देयर, क्या ये बताइए यहां पर भी वेनेजुएला वाला ही फैक्टर है क्या? ऑयल रिजर्व से भी यहां भी फैक्टर है क्या, या कुछ और फैक्टर है? नहीं, देखिए, फैक्टर कई हो सकते हैं वेनेजुएला के साथ। इसका स्ट्रेट कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं करूंगा कि यूएस के पास एक बड़ा अच्छा सा एक्सक्यूज था मदरो के लिए। क्या? नार्को टेररिज्म, कि वो नार्कोटिक्स वाला टेररिज्म कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वहां पर उनको ये नहीं था कि उन्होंने प्रेसिडेंट किडनैप किया। उन्होंने कहा अभी 4 दिन नहीं हुए और आकर कह दिया वेनेजुएला हमारे अलावा किसी को तेल नहीं देगा। उसके बाद भी आप उसकी ड्रग कार्टेल वाली थ्योरी को बाय कर रहे हैं सर। मैं यही कह रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं ना। उससे भी बड़ी बात, ये सिर्फ ऑयल का मामला नहीं है। आप जब दुनिया आपकी बात पर पूर्णिमा जी भी कुछ जोड़ना चाह रही है। ब्रजेश सर के पास और हैदर हयात खान के पास अभी एक बार भी नहीं जा पाया हूं, माफी के साथ। बस फौरन आपके पास आ रहा हूं। यह खबर बता दूं, वेनेजुएला पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं ट्रंप। वेनेजुएला के सामने ट्रंप ने कई शर्तें रखी। चीन, रूस, क्यूबा से रिश्ते तोड़ने का दबाव बनाया। वेनेजुएला का पार्टनर कोई और नहीं होगा, ट्रंप ने कहा। वेनेजुएला से कारोबार सिर्फ अमेरिका करेगा, ट्रंप ने यह भी कहा। अब जरा ये भी देखिए, ये खबर भी देख लीजिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट खबर, वेनेजुएला के बहाने बेनकाब हुए ट्रंप। ट्रंप की नजर वेनेजुएला के पूरे तेल भंडार पर थी। ट्रंप ने कहा 3 से 5 करोड़ बैरल तेल देने को तैयार वेनेजुएला। प्रतिबंधित उच्च गुणवत्ता वाला तेल देगा वेनेजुएला। ड्रग की बातें ही होना बंद हो गई हैं, तेल ही तेल हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक तेल जपा जा रहा है। बेनकाब हुए हैं ट्रंप। ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है वेनेजुएला अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल देगा। ट्रंप ये भी कह रहे हैं ये तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा। अब वेनेजुएला के सामने ट्रंप की शर्तें क्या हैं वो भी जरा देखिए। वेनेजुएला को चीन, रूस, ईरान, क्यूबा से अपने रिश्ते खत्म कर लेने होंगे। डिक्टेट कैसे किसी मुल्क को किया जाता है, और फिर यह भी कहा जाता है वो तो एक सॉवरेन मुल्क है, हम उसके यहां इंटरवेन नहीं करते। वहां से गड़बड़ियां हो रही थी, पूरी दुनिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट था, ड्रग कार्टेल चलाया जा रहा था, इसलिए क्या करें, हमको वहां पर काम करना पड़ा। चीन, रूस, ईरान, क्यूबा से सारे आर्थिक संबंध तोड़ने होंगे, डिक्टेट दिया गया। तेल कारोबार सिर्फ अमेरिका के साथ करना होगा, यह भी कहा गया। वेनेजुएला में सिर्फ अमेरिकी कंपनियां ही काम करेंगी, यह भी कह दिया गया। अब जरा यह भी देख लीजिए। अब आपको एक बड़ा रेवोल्यूशन दिखा रहा हूं, इससे आपकी आंखें और खुल जाएंगी कि असल में अमेरिका कहता क्या है और करता क्या है। ये जरा देखिए, नशे का कारोबार करती थी सीआईए। 1990 में सीआईए की एंटी ड्रग यूनिट ने अमेरिका में 1 टन कोकेन, वो भी प्योर कोकेन सप्लाई की थी। जरा इस जगह पर अगर आप क्लोज कर पाए, सिर्फ इस जगह पर दिखाइए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स नवंबर 20, 1993 की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं। मतलब वहां पर अमेरिका किस तरीके से, और वहां की अपनी सीआईए की एंटी ड्रग यूनिट अपने ही देश में कोकेन को खपा रही थी, और इस बात को न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था। एंटी ड्रग प्रोग्राम एजेंसी जो देख रही थी उसी ने यह काम किया, और प्योर कोकेन टू द यूनाइटेड स्टेट्स वाज सप्लाइड। ये खुद एंटी ड्रग यूनिट ने किया था। 1 CIA ऑफिसर हैज रिजाइंड, लेकिन यह बताया गया कि इसके बाद भी कोई कार्रवाई इन लोगों पर की गई हो, कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो, कुछ भी प्यूनिटिव किया गया हो, ऐसा नहीं था। तो ड्रग को लेकर असल में कितना कंसर्न है अमेरिका के अंदर कि वो जाएंगे और वेनेजुएला के ऊपर कार्रवाई कर देंगे। अगर इतना कंसर्न होता तो पहले अपना घर दुरुस्त करते। अपने घर में एंटी ड्रग यूनिट सीआईए की ये काम कर रही है और कह रहे हैं वेनेजुएला नार्को टेररिस्ट। सामने आ गया नकाब, एक तरफ चला गया कि ये पूरा तेल और सिर्फ तेल के लिए था। ये जो मैंने आपको दिखाया, कोकेन वेनेजुएला में छापेमारी के दौरान बरामद की गई थी।
CIA की एंटी ड्रग यूनिट को वेनेजुएला में एंटी ड्रग ऑपरेशन में लगाया गया था। दावा किया गया कि 1 टन कोकेन अमेरिका में ही बेची गई। घटना के सामने आने के बाद CIA ने इसे साजिश नहीं, लापरवाही बताया। इस मामले में एक CIA अधिकारी सस्पेंड किया गया, दूसरे अधिकारी पर भी एक्शन लेने की बात हुई थी। 1993 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था। यह है वहां की हकीकत। पूर्णिमा नाथ जी, आपका कमेंट। जी सर, पहले कोई बोल रहे थे कि वो ड्रग नारकोटिक टेररिज्म के लिए उसको पकड़ा गया। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो डेथ होती है फेंटेनिल पे होती है। फेंटेनिल आती है चाइना पे, और यहाँ पे वेनेजुएला से कितना आती है? पहले से कोई तो एविडेंस दिखाया नहीं है। और ड्रग के मामलों में जाके बोट के ऊपर बोट आप ऐसे ही ड्रोन से स्ट्राइक करके लोग मार रहे हो। 24 लास्ट टाइम मैंने जो देखा था वो 24 स्ट्राइक्स हुआ था और 84 लोगों को मार दिया था। आप ये वेनेजुएला निकाल दो, आप क्रॉस कर दो वेनेजुएला, इसमें आप इंडिया लिखा दो। चाइना से पंगा कैसे लेंगे मैम? चाइना से पूर्णिमा जी पंगा कैसे लेंगे? ये तो गरीब मारी की जाती है। 200 में से 174वें नंबर पर जो देश हो उसके ऊपर अटैक कर दो। देखो हमने अपने हिसाब से काम किया। रूस ने कहा वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान जरूरी। मॉस्को ने डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किया स्वीकार। समस्या का समाधान बातचीत और शांति से होना चाहिए। रूस ने कहा वेनेजुएला को आवश्यक समर्थन देने के लिए रूस तैयार। अगली खबर भी देख लीजिए। चीन को अमेरिका के साथ कानूनी जंग का ऐलान। कानूनों के जरिए की जाएगी आर्थिक हितों की रक्षा। चीन अपनी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई करेगा। अमेरिका दुनिया का दादा बनने की कोशिश न करे। चीन ने कहा सभी देशों की स्वतंत्रता और कानून का पालन जरूरी है। चीन से सीधे पंगा लेने की कोशिश करता भी नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स। और यूरोप भी इस बात को बहुत अच्छे से समझने लगा है कि असल में खाता ना बही, जो ट्रंप कहे वो सही। सिर्फ यही नियम चल रहा है पूरी दुनिया में। ब्रजेश जी, क्या यूरोप में ये बात सिंक इन कर गई है? क्या ये फीलिंग ये अब म्यूचुअल है वहां? धन्यवाद। मैं एक अपने यहाँ हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छी सी कहावत है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यूएस ने ठगा नहीं। ठीक है, तो अब की बारी, अब यूरोप की बारी है। आते हैं जो ट्रम्प का स्टेटमेंट था ग्रीनलैंड को लेकर के। देखिए पहली बार यूएस गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जब वो इराक पे अटैक किए थे तब भी उनका स्टेटमेंट नहीं था। वो बहुत पहले से इसको ऑलवेज कहते हैं कि ग्रीनलैंड यूएस का पार्ट है, और उनके पास एक जेन्युइन, उनके हिसाब से एक जेन्युइन रीजन होता है कि इस गुड स्पेस फॉर द रसिया एंड चाइना टू अटैक द अमेरिका पर मिसाइल स्टेट समथिंग लाइक दैट। अब इसमें यूरोप ने क्या बोला? यूरोप ने एक जॉइंट स्टेटमेंट डाला। उसमें यूके भी था, फ्रांस था, जर्मनी था, एंड जो यूरोप के मेन कंट्रीज उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ग्रीनलैंड ऑलवेज पार्ट ऑफ द डेनमार्क। ठीक है, इसमें रशिया का, इसमें यूएस का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एंड इनको सिंगल इंच वी आर नॉट गोइंग टू कम्प्रोमाइज। अब प्रॉब्लम क्या है नाटो के लिए? जब अदर कंट्री के साथ कुछ होता है देन दे आर साइलेंट। इंडिया के साथ कुछ हुआ, अमेरिका कुछ बोल रहा है, देन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दे आर गिविंग स्टेटमेंट। सो नाउ द यूएस हैव अ चांस। अब उन्होंने उनके बारे में बोला है, और डेफिनेटली मीन्स नाटो इज वरी। ऐसा नहीं कि वो अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दिया एंड इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पास कर दिया, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स दे आर वरी। तो सर अब ये दुनिया में महसूस किया जाने लगा है कि अगर किसी के समय में कोई चुप है तो कभी ना कभी उसकी बारी भी आएगी। Of course, they are ready to pay. It's normal. It's not like that. आते हैं अब ईरान पे। मैं काफी देर से देख रहा था, जितने पैनलिस्ट उन्होंने काफी अच्छा बोला। ठीक है, मेरा उसमें दो कंसर्न था। जब ईरान में बुर्का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसको फोर्सली दबाया गया। ठीक है, लेकिन बाद में इजराइल से जो इनका अटैक हुआ, मैं वहां पे देख रहा था, वहां पे दो बिगर प्रॉब्लम आया आफ्टर द वॉर विद इन इजराइल एंड ईरान। एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फाइनेंशियल कोलैप्स बहुत ज्यादा ईरान में हुई। उस टॉपिक को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन एक चीज देख रहे हैं आप, एक चीज देखिए आप, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उसके घर में कभी भी घुस के उसके राष्ट्राध्यक्ष को उठा के ले जाएंगे, और जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है अगर वो थ्रेट परसीव कर रहा है, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तुम हमसे पूछकर परमाणु हथियार बनाओगे, तुमको नहीं बनाने देंगे, वरना सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस लगाएंगे, तुम्हारे यहां जब स्थितियां चरमरा जाएंगी, तुम्हारे नागरिक त्राहिमाम करने लगेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, तो तुम दोषी हो, तुम्हारा तख्ता पलट करवाएंगे। हद हो गई यार, ये तो हद हो गई। सर मैं अगली खबर बता दूं, उसके बाद आ रहा हूं। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया पर ट्रंप की नजर। कोलंबिया के राष्ट्रपति की ट्रंप को सीधी ललकार, दम है तो मुझे उठाकर दिखाओ। गुस्तावो पेट्रो वेनेजुएला ऑपरेशन की कड़ी निंदा भी की उन्होंने कहा कि दम है। ये एक तरीके से आफत मोल ले रहे हैं या वाकई इनमें इतनी दम है? कर्नल शैलेंद्र बहुत छोटा जवाब रखिएगा। नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। देखिए, कमजोर आदमी और कर क्या सकता है? वो बोलते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में कि कमजोर कुत्ता जरा जोर से भौंकता है। तो अब इनके पास और कोई चॉइस तो है? अरे तो चुप रहे हैं, ये जानबूझ के लाल कपड़ा क्यों दिखा रहे हैं? ये चुप रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया कि नेक्स्ट इज कोलंबिया।
पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, तो अब उनको अपना एक ब्रेव फ्रंट तो दिखाना ही है। तो ये नहीं जी मुझे करके दिखाएं। ये आपका कहा हुआ जब आपके लिए बड़ी मुसीबत आने वाले दिनों में। अब जरा ये देखिए कोलंबियाई राष्ट्रपति के बयान के मायने भी जरा समझिए। अमेरिकी दबाव नहीं चलेगा, ये बात स्पष्ट कर दी गई। अमेरिकी दबाव नहीं चलेगा, कम से कम अपने बयानों में तो हम ये नहीं दिखाएंगे कि हम कमजोर हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता भी उसमें दिखाई जाएगी कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमको लेकर आप यूं बयान नहीं दे सकते। जनता को संदेश देने की कोशिश कि हम मजबूत हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, चिंता मत कीजिए, हमारा मादुरो नहीं होगा। और लैटिन अमेरिका में ट्रंप के दबदबे को चुनौती देना भी इसका मकसद है। मादुरो ने भी ऐसे ही ट्रंप को चुनौती दी थी। हालांकि इस बात को भी ध्यान रखिए, मादुरो ने भी ट्रंप से कहा था दम है तो पकड़ लो, और आखिरकार अमेरिका ने मादुरो को उठा लिया था। कोलंबिया को भी ट्रंप ने चुनौती दी थी, और अब कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरफ से यह बयान आया है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं इन दोनों को, मादुरो को और कोलंबियन प्रेसिडेंट को, कहीं ऐसा तो नहीं था, सेफ पैसे चाहिए था निकलने के लिए, वैसे भी चाह रहे थे कि अमेरिका के विमानों में निकल जाते हैं, इसलिए चुनौती दे दी। बहरहाल ये लाइटर नोट पर है। लेकिन अब मैं जरा हैदर हयात खान साहब के पास भी जाऊंगा। हैदर हयात खान साहब, कैसा दिखाई दे रहा है अमेरिका और अमेरिका के साथ पाकिस्तान का सिलसिला आपको इस वक्त? वारा पूछो ना उसको तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दिनेश, किस पर्सपेक्टिव में आप अमेरिका और पाकिस्तान के सिलसिले की बात कर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स जिसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, जहां पर यह बताया जाता है कि सारी सॉवरेन कंट्री, आपके यहां भी देखिए ना, अबटाबट तो आपको याद होगा। देखिए, जो वेनेजुएला के पर्सपेक्टिव में बात है उसमें तो यकीनी तौर पर ये अमेरिका ने जो है वो अपनी ताकत का एक मुजाहरा किया है, और ये दुनिया को कोई अच्छा मैसेज इस अमल से नहीं दिया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि एक मुल्क, एक आज़ाद रियासत, उसके एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को इस तरीके से जाकर वहां से अगवा करना, इसको अरेस्ट तो नहीं कहेंगे, उनको अगवा किया गया वहां से, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है जो अमेरिका ने किया। सेकेंडली, यहाँ पर बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि वेनेजुएला टाइप एक्टिविटी को ईरान में, तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि वेनेजुएला और ईरान के हालात में बड़ा फर्क है, और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अमेरिका ईरान में करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा, और अगर कोई सेन माइंड अमेरिका में इस हवाले से कोई फैसला लेगा तो उसका फैसला यही होगा कि ईरान पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी। पाकिस्तान फिर इतना यूनाइटेड स्टेट्स के सामने जा के हाथ क्यों जोड़ रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जाओ इंटरवीन करो? 60 मरतबा किया गया है, 45 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं, लॉबिंग की गई। जरा ये खबर देखिए, पाकिस्तान की एक बार फिर खुली पोल। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कांप रहा था पाकिस्तान ने अमेरिका से लगाई थी मदद की गुहार। फारा की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है पाकिस्तान ने एक के बाद दूसरी इल्तजा की थी। ऐसी कहा जाता है कि दर्जनों इल्तजाएं की गई थी, जल्दी कुछ करो, इंटरवीन करो, लॉबिंग कराओ हमारे पक्ष में, वरना हमारा हाल बुरा है। फारा रिपोर्ट में क्या है जरा ये भी देख लीजिए। ये रिपोर्ट क्या कहती है? ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बहुत परेशान था, थर थर कांप रहा था। भारत को रोकने के लिए पाकिस्तान अमेरिका से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका में जबरदस्त लॉबिंग की। ट्रंप के सामने छवि चमकाने के लिए पाकिस्तान ने $50 लाख अमेरिकी लॉबिस्ट फर्मों को दिए। पाकिस्तान का मकसद था ट्रंप प्रशासन तक पहुंच बनाना। पाकिस्तान ने 60 बार अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंच की कोशिश की थी। $50 लाख मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे लगता है इसको करेक्ट करना चाहिए। इतना पैसा दे सकते तो फिर अपने घर में फिर वो IMF से पैसे क्यों लेते? भारत से तनाव के बीच अमेरिका को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की गई। ये तमाम चीजें क्यों हो रही थी? अगर अमेरिका ने एबटाबाद में ऑपरेशन के दौरान भी ये बताया था कि सॉवरेनिटी उसके लिए कितना मायने रखती है किसी देश की, और अब वेनेजुएला के मामले में ये हुआ और हैदर हयात खान कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, तो उसी अमेरिका के पास जा के क्यों दिखाया जाता है? डब्बे में ले जाते हैं यूं, अपने यहाँ के मिनरल देखिए, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, और मुनीर करते हैं ये जाके। हैदर हयात खान बताइए गलत कह रहा हूं तो? देखिए, पहली बात तो ये दिनेश के जहां तक बात है ना, अमेरिका के पास जाने की सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका के पास भारत गया था। अब तो दी हिंदू पे सुहासिनी हैदर की रिपोर्ट भी आ गई जिसमें उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से सिर्फ 10 मई के दिन, जिस वक्त पाकिस्तान भारत को तिगनी का नाच नचा रहा था, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बिल्कुल जिस तरीके से कर्नल शैलेंद्र हाथ जोड़ रहे ना, इसी तरीके से भारत ने हाथ जोड़े थे, पहले पाकिस्तान के आगे फिर अमेरिका के आगे, के पाकिस्तान से हमारी जान छुड़वा दीजिए। ये होता है। चीन से भी इनफैक्ट यहां तक हालत आ गई थी कि चीन तक से आप लोगों को चीन तक के पास जाना पड़ा था कि पाकिस्तान को रोक दे, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। और अब जो लॉबिंग फर्म्स है, मुझे अंदाजा था कि आप लोग इस तरह का मंजन जो है वो लाजमी बेचेंगे, क्योंकि अब लॉबिंग चमका लीजिए फिर। आपके चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं।
बहुत बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। नकाब उतरता है तो दांत और खुलकर सामने आ जाते हैं। अब जरा ये देख लीजिए, एक और खबर देख लीजिए। ये देखिए अचानक आपके तेवर ये बता रहे हैं कि बात कितनी सही जगह जाकर लगी है। अब जरा अगली खबर सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद भी नहीं मान रहा पाकिस्तान। DGISPR कई बार अपना मुजाहरा कर चुके हैं कि कितना वो आर्मी को रिप्रेजेंट करने वाले प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं और कितना सड़क छाप आदमी के तौर पर। आज उन्होंने फिर कुछ कहा है। अहमद शरीफ चौधरी का बयान, जहां से भी आना हो आओ, इधर से आ जाओ या उधर से आ जाओ, मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। बताइए ये लैंग्वेज है इनकी, ये क्या भाषा है कर्नल शैलेंद्र? और कभी ये पत्रकार को देखकर अपनी आंख चला देते हैं, कभी ये आगे से आ जाओ, इधर से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, मजा ना करा दिया पैसे वापस। ये क्या लैंग्वेज है? सर मुझे 10 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि मेरे ऊपर उधार रह जाएगा नहीं तो। ऑफिशियली पाकिस्तान ने अभी तक वेनेजुएला इंसिडेंट्स के ऊपर कंडेम क्यों नहीं किया? पहली बात, हयात साहब कह लें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछा हूं उसकी कंट्री ने क्यों नहीं किया। उससे भी बड़ी बात, हम अगर यूएस के पास गए थे तो आपका प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहा है कि वो गया था? आप झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आपका ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों बोल रहा है कि हाँ चाइना ने हमारी इसके बीच में वो कराई है मदद? तो आप जरा बोलने से पहले अपने ऑफिशियल स्टैंड के ऊपर जरूर देख लें। अरे जनाब मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैंने नहीं बोला ना उस समय। हयात आप अपने कंट्री को लेट डाउन कर रहे हो। आप बता रहे हो कि आप कितने इनएक्सपीरियंस हो। आप किसी चैनल पर बैठकर कंडक्ट जो आपका है वो पाकिस्तानी कंडक्ट आ रहा है। आपके बीच में जब मैं नहीं बोला तो अब आप क्यों बोलेंगे? और आपको क्या लग रहा है मैं बोलने दूंगा? अगर मैंने आवाज उठानी शुरू कर दी आपकी तरह तो आप वहां बैठ नहीं पाएंगे, ये आपको भी पता है। ज्यादा बड़ी बात है चौधरी बदमाश चौधरी ने क्या कहा? कमेंट देखो फिर वही वाली बात आ जाएगी। मैं नहीं बोलने दूंगा, ये मेरा चांस है। आपके बदमाश चौधरी ने क्या कहा? मजा दिला देगा। ये लैंग्वेज है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो मजे दिलाएगा। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान में मजे कैसे लिए जाते हैं उसको ज्यादा अच्छा पता है। वजूद मिटा देगा। भाई वजूद एक बार 71 में मिट तो गया, अब क्या एक और चाहते हो? क्यों बैठे बिठाए पंगा ले रहे हो? मैं तो वो कोलंबियन प्रेसिडेंट को भी बोल रहा हूं कि तू मत बोल, बैठे बिठाए एक पंगा और ले रहा है कि चलो जी मुझे लेकर दिखाओ। ऐसे ही आपका बदमाश चौधरी बोल रहा है कि नहीं जी वजूद मिटा देंगे। ये हमारे एक और बात लग रही है, बड़ी अहम बात कि मैं फिर से मिटाऊं। IMF से जो पैसा आता है वो फिर क्या इधर से घूमकर वो देखिए किस तरीके से लॉबिंग फर्म के पास जाता है। जरा ये खबर भी देख लीजिए। ग्रीनलैंड पर किसी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस में ग्रीनलैंड पर 6 जनवरी को बैठक हुई। मीटिंग में ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने का फैसला, जरूरत पड़ने पर सैन्य एक्शन के लिए भी तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की तैयारी से अलर्ट मोड में है नेटो। ये अब ग्रीनलैंड, ईरान, क्या ये नई जगह बनने वाली हैं जहां वेनेजुएला रिपीट करना चाहता है अमेरिका? और ऐसी कौन कौन सी जगहें कहां कहां दिखाई देंगी? और अगर खाता ना बही जो ताकत कहे वो सही है तो क्या ये अमेरिका तक रह जाएगा या इसमें चाइना भी आने वाले दिनों में कूदेगा? और ऐसा होगा